हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी की कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल द एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इफ़को, नबार्ड, EDO, EFO, AAO, FCI, JRF. So if you are preparing for these exams, then this video is definitely very important for you. So let's start this video, but make sure you have subscribed this channel by pressing the bell icon. Here we start with first question. Question is, who gave the concept of allelopathy? And we are having options: Nicholas, Donald, Vittoni, Molish. Before answering this question, first we look at this term allelopathy. तो ये जो पूरा का पूरा एलोपैथी का कंसेप्ट है, पहले हम इसको देखते हैं व्हाट इज़ दिस। तो एलोपैथी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं एलोपैथी का मतलब क्या है। तो एलोपैथी बेसिकली रिलेट करता है इंटरक्रॉपिंग से। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग मीन्स व्हेन वी आर ग्रोइंग मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ सेम पीस ऑफ लैंड एट अ गिवन टाइम। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम एक पीस ऑफ लैंड पे एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा अधिक क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, वो कंडीशन कहलाएगी इंटरक्रॉपिंग की। अब इंटरक्रॉपिंग में हम जो स्पीशीज़ ग्रो करते हैं क्रॉप्स की, एक प्लांट या दूसरा प्लांट, जितने भी हम नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग के केस में क्या होता है कि उन क्रॉप्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? आपस में इंटरेक्शन होता है। ये आपस में क्रॉप्स क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्शन होता है। किसका होता है? क्रॉप्स का। जो भी हमने इंटरक्रॉप्स ग्रो करे हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। और ये इंटरेक्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर नेगेटिव सेंस में भी जा सकता है। तो जब इंटरेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन 2 तरीके हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेगी ग्रोथ करने के लिए, यानी एक स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है एनिडेशन, दैट इज़ नोन एज एनिडेशन। और जो दूसरा कंसेप्ट आता है यहाँ से कि इंटरेक्शन में भी निगेटिव ऑल्सो। ठीक है, इंटरेक्शन जो हो सकता है वो हार्मफुल भी हो सकता है, यानी एक स्पीशीज़ दूसरी जो दूसरी स्पीशीज़ है उसके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। अगर वो हार्मफुल साबित होती तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया एलिलोपैथी, उसको हम बोलेंगे एलिलोपैथी। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर कि जो इंटरक्रॉप्स होते हैं उसमें आपस में 2 तरह के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है जो कि पॉजिटिव इंटरेक्शन, दैट इज़ नोन एज एनिडेशन। और एक नेगेटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है विच इज़ हार्मफुल, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एलिलोपैथी। अब अगर हम एलिलोपैथी की बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि जो एलिलोपैथी होती है उसमें क्या होता है कि एक इंटरक्रॉप जो है दूसरे इंटरक्रॉप को उसकी ग्रोथ पे एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कैसा इम्पैक्ट? निगेटिव इम्पैक्ट। निगेटिव इम्पैक्ट का मतलब ये है इट मे बी जो फर्स्ट स्पीशीज़ है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, वी हैव सॉरगम। सॉरगम एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है। इसके अलावा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जो होता है बहुत, इसकी जो लीव्स होती है वो वहाँ से केमिकल रिलीज होता है। इसके अलावा सनफ्लावर होता है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एलोपैथी का इफेक्ट शो होता है। अब होता क्या है कि हमारे कोई भी ऐसा इंटरक्रॉपिंग में अगर हमने इन प्लांट्स को लगा रखा है, सॉरगम, यूकेलिप्टस, सनफ्लावर, एनी ऑफ देम, ठीक है, तो इनमें से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और उन केमिकल का नाम होता है एलिलोकेमिकल्स। दैट केमिकल्स नोन एज एलिलोकेमिकल्स। तो ये केमिकल्स जो होते हैं बेसिकली टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, दूसरे स्पीशीज़ के लिए टॉक्सिक होते हैं, यानी सॉरगम ने कुछ एलिलोकेमिकल रिलीज़ करे, इसी तरह सेम यूकेलिप्टस की लीव से रिलीज़ होते हैं। और बात करें सनफ्लावर की, तो सनफ्लावर में क्या होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वहाँ से रिलीज़ होते हैं कुछ केमिकल्स। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो दूसरी स्पीशीज़ होती है उसके लिए हार्मफुल होते हैं। उसकी हार्मफुल कैसे होते हैं? हार्मफुल इन द सेंस कि वो उनका जो जर्मिनेशन है उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा। दूसरी स्पीशीज़ का जर्मिनेशन को रोकना, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टॉप करना, इस तरह के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरी स्पीशीज़ पे क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द रिलीज ऑफ दिस एलिलोकेमिकल्स। इसी फिनोमिना को नाम दिया है एलिलोपैथी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है या ये हमने देखा, ये दिया किसने है? क्वेश्चन था आपका कि कंसेप्ट ऑफ एलोपैथी किसने दिया है। इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, मॉलिश।
मॉलिश जो है राइट आंसर है, यानी एलोपैथी का कंसेप्ट दिया है मॉलिश ने। एक बार हम बाकी जो ऑप्शन हैं उनको भी डिस्कस करते हैं कि बाकी किससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन निकोलास की, तो निकोलास को किसके कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है? निकोलास इज़ वेरी मच फेमस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसमें कैटेगरी हम पढ़ते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स का जो कंसेप्ट है वो निकोलास ने दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है डोनाल्ड। तो डोनाल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर द कंसेप्ट ऑफ आइडियोटाइप्स। आइडियोटाइप का मतलब होता है एक मॉडल प्लांट। ठीक है, और जो सबसे फर्स्ट आइडियोटाइप जो दिया गया है वो दिया है वीट क्रॉप में, गेहूं की फसल में दिया है। वीट आइडियोटाइप इज द फर्स्ट गिवन बाय डोनाल्ड। विटोनी, थर्ड ऑप्शन है विटोनी। विटोनी किसके लिए फेमस है? विटोनी बेसिकली फेमस है फॉर कॉटन गिनिंग। कॉटन में हम गिनिंग करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन कॉटन। ठीक है, तो कॉटन की जो गिनिंग प्रोसेस है उसका कंसेप्ट दिया है विटोनी ने। और मॉलिश ने क्या करा है? इसका आंसर है एलिलोपैथी। मॉलिश ने एलिलोपैथी का कंसेप्ट दिया है। तो चारों ऑप्शंस हमने डिस्कस करे, प्लस हमने एलिलोपैथी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करा है। होप सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेवोल्यूशन फॉर स्पाइसेस प्रोडक्शन इज। तो स्पाइसेस यानी जो हमारे मसाले होते हैं उनके प्रोडक्शन से कौन सी रेवोल्यूशन रिलेट करता है? ऑप्शंस आर येलो रेवोल्यूशन, बादामी रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए जो रेवोल्यूशन आया था दैट इज ऑप्शन 2 बादामी रेवोल्यूशन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस अगर देखें तो येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? येलो कौन होता है? पीला जो होती है हमारी मस्टर्ड, सरसों। तो मस्टर्ड प्लस जितने भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से रिलेट है येलो रेवोल्यूशन। बादामी रेवोल्यूशन अभी हम देखा स्पाइसेस, जो हमारे स्पाइसेस हैं मसाले, उनके लिए बादामी रेवोल्यूशन होती है। ब्लैक रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? बायोफ्यूल्स, जो हमारे बायोफ्यूल हैं। और प्लस जो बायोफ्यूल के लिए नॉर्मली जो हम क्रॉप यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज जेट्रोफा। जेट्रोफा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बायोफ्यूल के लिए। ठीक है, तो बायोफ्यूल प्लस जेट्रोफा का यूज़ जो है हम करते हैं। ठीक है, तो बायोफ्यूल के लिए करते हैं। तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो है इसी से रिलेटेड, बायोफ्यूल प्लस जेट्रोफा। इसके बाद है गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ मेनली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फलों के प्रोडक्शन से रिलेट कौन करता है? दैट इज़ गोल्डन रेवोल्यूशन। तो और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्पाइसेस के प्रोडक्शन से कौन रिलेट करता है? तो स्पाइसेस के प्रोडक्शन से रिलेट करता है हमारा बादामी रेवोल्यूशन। ये जो कलर के रेवोल्यूशंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट रेवोल्यूशंस होते हैं कलर में। अगर हम बात करें जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? बेसिकली फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और स्पेशली फूड ग्रेन में भी रिलेट करता है राइस एंड वीट। वीट सबसे ज़्यादा पॉपुलर था इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कलर रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इसके अलावा ब्लू रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ब्लू रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड होता है फिश प्रोडक्शन से। ठीक है, एक्वाकल्चर फिश से। इसके अलावा वाइट रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। वाइट रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये रिलेट करता है डेयरी प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन से। डेयरी सेक्टर यानी डेयरी में हमारा मिल्क आ गया। और इसी को वाइट रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वर्गीस क्यूरिन है, इसी वाइट रेवोल्यूशन को हम और किस नाम से जानते हैं? दैट इज़ नोन एज ऑपरेशन फ्लड। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ऑपरेशन फ्लड, क्योंकि फ्लड नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि कहीं बाढ़ आ रही है, बट एक्चुअल में फ्लड नहीं है ये। फ्लड से मीनिंग्स का बिल्कुल लेना देना नहीं है। ऑपरेशन फ्लड बेसिकली रिलेट करता है वाइट रेवोल्यूशन से, और वाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं वर्गीस क्यूरिन। और ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो है नॉर्मन ई बोरलॉग, और इंडियन फादर जो हैं, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? टर्म की अगर बात करते हैं, फादर की बात नहीं करें, फादर में अगर पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, इंडियन फादर एम.एस. स्वामीनाथन। बट ये शब्द जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो शब्द है, टर्म कॉइन किसने करा था? दैट इज गॉड, विलियम गॉड नाम है, पूरा नाम है इनका विलियम गॉड। ठीक है, टर्म की अगर बात करी जाए शब्द किसने दिया है तो विलियम गॉड ने दिया है।
तो ये हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। इसके अलावा और जो रेवोल्यूशंस इंपॉर्टेंट है, एक हमारा आता है ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन रिलेट करता है किससे? ग्रे रिलेट करता है हमारा फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, कि हमारा फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए रिलेट करता है ग्रे रेवोल्यूशन। एक होता है हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर किससे रिलेट करता है? सिल्वर रिलेट करता है हमारा एग, अंडों से, एग से, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक है, एक सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन होता है, एक होता है सिल्वर रेवोल्यूशन, एक है सिल्वर फाइबर, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन एक्स के लिए आया था, लेकिन सिल्वर फाइबर किसका है? वो है कॉटन का, रूम के लिए, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने किसके बारे में जाना? सिल्वर रेवोल्यूशन एग, सिल्वर फाइबर कॉटन। अब जैसे गोल्डन रेवोल्यूशन था, गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेट करता है किससे? फ्रूट से, फलों से। इसी तरह एक हमारा पास है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के लिए किसके लिए होता है? गोल्डन फाइबर रिलेट करता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ जूट से, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन कलर का जो रेवोल्यूशन है ये मेनली रिलेट करता है, ब्राउन कलर का कौन होता है? कोकोआ। प्लस कोकोआ के अलावा लेदर से भी रिलेट करता है, लेदर। और फूड प्रोसेसिंग, जो भी हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं ना, जैम, जेली, ये सब फूड प्रोसेसिंग के अंदर आता है। फूड प्रोसेसिंग से भी रिलेट करता है ब्राउन रेवोल्यूशन। और इसके अलावा और भी रेवोल्यूशन हैं, एक होती है हमारा राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन रिलेट करता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, ठीक है। राउंड रेवोल्यूशन हो गया। इसके अलावा एक और होता है, ओके, आई थिंक मोस्टली सब कवर ही हो चुकी हैं। पिंक रेवोल्यूशन, यस, पिंक रेवोल्यूशन है। पिंक रेवोल्यूशन रिलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनियन एंड प्रॉन। प्रॉन जो होते हैं, जो झींगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अनियन और प्रॉन से रिलेटेड होता है पिंक रेवोल्यूशन। इसके अलावा रेड रेवोल्यूशन होता है। रेड रिलेट करता है किससे? रेड रेवोल्यूशन होता है हमारा टोमेटो प्लस मीट, टोमेटो मीट से रिलेट करता है हमारा रेड रेवोल्यूशन। तो ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस होती हैं वो सब हमने इस क्वेश्चन के ज़रिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी डिस्कस करी हैं, ठीक है। और जो कन्फ्यूजन वाले जो रेवोल्यूशंस है, उसमें कन्फ्यूजन वाले में एक तो हमारा आता है सिल्वर रेवोल्यूशन, जो कि एग से रिलेटेड था। एक होगा सिल्वर फाइबर, फाइबर लगा है तो उसका मतलब कॉटन, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। और एक हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन, जो कि हमने पढ़ा, गोल्डन रेवोल्यूशन तो हमारा फ्रूट से रिलेट करता है, और गोल्डन फाइबर अगर आएगा तो ये हमारा ऑप्शन होगा जूट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जूट, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे स्पाइसेस का था, स्पाइसेस के लिए हमारी बादामी रेवोल्यूशन होती है। एक और बहुत कंफ्यूजिंग रेवोल्यूशन है, दैट इज़ प्रभानी रेवोल्यूशन। जैसे स्पाइसेस के लिए बादामी है, वैसे ही जो हमारे भिंडी होती है, लेडी फिंगर, जिसको हम ओकरा बोलते हैं, भिंडी ओकरा, उसके लिए भी एक रेवोल्यूशन होती है। होता क्या है कि भिंडी की बहुत फेमस वैरायटी है प्रभानी। तो प्रभानी रेवोल्यूशन जो है, प्रभानी क्रांति वैरायटी है, तो प्रभानी जो है, प्रभानी रेवोल्यूशन जो है वो रिलेट करती है ओकरा से। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ईजिली कोई पकड़ नहीं पाता है प्रभानी क्या है, ठीक है। कलर में तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रेड है तो टोमेटो होगा, पिंक है तो ऑनियन होगा, ठीक है। तो ओकरा से रिलेट रखती है प्रभानी रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो ये है, ऑन 3 दिसंबर एग्रीकल्चर एजुकेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड। ओके, सबको पता है, नहीं पता है तो इस क्वेश्चन के ज़रिए आज आपको पता चल गया होगा कि 3 दिसंबर को हम एग्रीकल्चर एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन 3 दिसंबर एग्रीकल्चर एजुकेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी। 4 फेमस पर्सनैलिटी के नाम दिए हैं, इन चारों में से किसकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे हम 3 दिसंबर को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन है वो फेमस पर्सनैलिटी? ऑप्शंस हैं चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरुदेव कुश, डॉक्टर संजय राजाराम। तो यू ऑल नो, यहाँ से आप याद रख लो अगर आपको नहीं पता था। जिनको पता है दैट इज़ वेरी गुड, जिनको नहीं याद है, नहीं पता है तो याद रख लें कि 3 दिसंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। 3 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन डे।
और ये हम किसकी याद में सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में। तो ऑप्शन 2 जो है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था उस दिन, इसीलिए हम एग्रीकल्चर एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 3 दिसंबर को। अब इनकी याद में हम एग्रीकल्चर एजुकेशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये हमारी इंडिया के, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, फर्स्ट ये हमारे क्या रहे थे? फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे, दैट इज़ वाई। ठीक, इसीलिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं इनकी याद में, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे, उनकी याद में ही हम 3 दिसंबर को, उनके जन्म दिवस पे ही हम एग्रीकल्चर एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह, तो ये भी बहुत फेमस जानी मानी पर्सनालिटी है एग्रीकल्चर में, बिकॉज इनकी याद में भी हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, वो हम करते हैं 23 दिसंबर। याद रखो 3 को हम मनाते हैं, 3 दिसंबर एग्रीकल्चर एजुकेशन डे होता है, और 23, ठीक है, यहाँ 3 था, 3 यहाँ पे रखो और 0 की जगह यहाँ पे 2 लगा दो। 23 को हम क्या मनाते हैं? 23 को हम मनाते हैं किसान दिवस, फार्मर्स डे। तो किसान दिवस जो हम मनाते हैं वो हम चौधरी चरण सिंह की याद में मनाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 3 दिसंबर को होती है, जो कि हम मनाते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन डे के तौर पे। और जो थर्ड ऑप्शन है गुरुदेव कुश, गुरुदेव कुश की मतलब इसके ये किसी डे से रिलेट नहीं है। तो गुरुदेव कुश ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सुपर राइस का, सुपर राइस के लिए हम याद करेंगे गुरुदेव कुश को। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका डॉक्टर संजय राजाराम, ये बहुत ही फेमस ब्रीडर हैं, वीट ब्रीडर हैं, ये आपको याद रखना है, ये वीट ब्रीडर हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी वीट की वैराइटीज़ डेवलप करी हैं, प्लस इनको 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिल रखा है। ये आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना याद रखना है। और गुरुदेव कुश को सुपर राइस के लिए याद रखना है। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 दिसंबर को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे किसकी याद मनाया जाता है, दैट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिचुएशन व्हेन इवेपोट्रांसपिरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड, यानी जब इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है प्रेसिपिटेशन से तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, एटमॉस्फेरिक ड्राउट, एग्रीकल्चरल ड्राउट, फिजियोलॉजिकल ड्राउट। ओके, सो अगर हम बात करें, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब ये इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? बेसिकली इवेपोट्रांसपिरेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है कि सॉइल सरफेस से इवेपोरेशन होता है, यानी वाटर जो है लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन के केस में हम बात करें तो होता क्या कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में मे बी स्टोमेटा से भी हो सकता है, लैंटिकल से हो सकता है, क्यूटिकल, 3 जगह से ट्रांसपिरेशन होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स में, जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से। तो लीव्स में से स्टोमेटा से जो वाटर लॉस होता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और ये जब प्रोसेस कंबाइंड हो जाता है दैट इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन। और जब इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कौन सी ड्राउट बोलेंगे? सूखा पड़ना है, पर ये किस टाइप का ड्राउट होगा? तो यहाँ पे हमारे पहले हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को देखते हैं। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट की अगर हम बात करें तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट में कहा जाता है कि जो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में, पूरे साल में अगर 25% से कम बारिश हुई है, ठीक है, मतलब साल में जितनी बारिश होनी है उसका 25% कम बारिश होगी, तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। एटमॉस्फेरिक ड्राउट का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमिडिटी की फॉर्म में। तो अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है, यानी जितना मॉइस्चर होना चाहिए उसके मुकाबले मॉइस्चर कम है, यानी ह्यूमिडिटी कम रहेगी, तो एटमॉस्फेरिक ड्राउट होता है। ओके, और ये जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज़ एग्रीकल्चरल ड्राउट। तो एग्रीकल्चरल ड्राउट में क्या होता है कि एग्रीकल्चरल ड्राउट का मतलब कि जब इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, यानी प्लांट्स में जो वाटर लॉस हो रहा है इवेपोरेशन की फॉर्म में या ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में जो हो रहा है, ईटी होगा, ये ईपी नहीं होगा, ईटी, इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, तो उस कंडीशन को नाम दिया है एग्रीकल्चरल ड्राउट। और जो लास्ट ऑप्शन है 4th फिजियोलॉजिकल ड्राउट, इसका मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल ड्राउट का मतलब कि
जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जब प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सफिशेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी सॉइल से, बिकॉज इस रीज़न क्या होता है रीज़न बिहाइंड इज दैट कि जो सॉइल होती है वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ये प्लांट है फॉर एग्जांपल सपोज, ठीक है, तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो प्रॉपर मॉइस्चर को अपटेक नहीं कर पाएंगी, बिकॉज कि सॉइल में क्या है, सॉइल सॉल्यूशन में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सॉल्ट की वजह से वाटर अपटेक करने में दिक्कत आ रही है। तो जब वाटर अपटेक प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, उस कंडीशन को बोलेंगे फिजियोलॉजिकल ड्राउट। फिजियोलॉजिकल ड्राउट इज अ फिनोमेना इन विच प्लांट रूट्स आर अनेबल टू एब्सॉर्ब सफिशिएंट मॉइस्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, ठीक है, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल ड्राउट। लेकिन जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है जब इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है प्रेसिपिटेशन से, तो उस तरीके की ड्राउट को हम क्या नाम देंगे, दैट इज़ एग्रीकल्चरल ड्राउट। ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं है, नंबरिंग है, तो और ऑप्शन 3 जो होगा यहाँ पे राइट होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंड फॉर्मर इज एन इम्प्लीमेंट यूज्ड इन विच टिलेज ऑपरेशन। बंड फॉर्मर के बारे में पूछा गया है कि कौन से टिलेज ऑपरेशन में हम इसको यूज़ करेंगे। ऑप्शंस आर प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, आफ्टर कल्टीवेशन, ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल द अबव, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, यानी अब हमारे पास बचे सिर्फ 3 ऑप्शंस। तो पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, प्राइमरी टिलेज क्या होता है। पहले हम टिलेज को ही एक बार डिस्कस करते हैं, टिलेज है क्या, ठीक है। एक बार टिलेज का कंसेप्ट को डिटेल में देख लेते हैं। जो टिलेज होता है, तो टिलेज क्या होता है, बेसिकली टिलेज का मतलब होता है मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल। जब हम मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज टिलेज। उसको हम बोलते हैं फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल। और टिलेज करने के बाद जो हमें ऑब्टेन होता है उस चीज़ का नाम है टिल्थ। टिल्थ का मतलब होता है जो फिजिकल कंडीशन हमको दिखाई देगी आफ्टर टिलेज। टिलेज करने के बाद मिट्टी जिस तरह से हमें दिखाई देगी उसको हम टिल्थ बोलते हैं। टिलेज का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो दिया किसने है, टिलेज का कंसेप्ट दिया है जेथरो टुल ने, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, याद रखना है, जेथरो टुल ने टिलेज का कंसेप्ट दिया था। अब टिलेज में हमें ध्यान रखना है टिलेज हम करते क्यों हैं। मेन ऑब्जेक्टिव टिलेज को करने का ये होता है कि जितने भी हमारे वीड्स हैं वो सब रिड्यूस हो जाएं, प्लस जो हमारे डिसीज़ की स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है, डिसीज़ में हम देखते हैं कि डिफरेंट स्पोर्स, स्क्लीरोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब स्पोर्स भी एकदम डेड हो जाएं, फिर डिकम्पोज हो जाएं, किल हो जाएं। इनको कंट्रोल करने के लिए हम बेसिकली टिलेज करते हैं। प्लस एक और रीज़न क्या है, स्मूथ सीड बेड। टिलेज करने के पीछे हमारा मेन रीज़न ये है कि हमको एक सीड बेड मिल जाए ताकि हम प्रॉपर सोइंग करें और क्रॉप्स का जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए। तो ये हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं टिलेज करने के। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टिलेज क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो टिलेज जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि हम किस टाइम पे टिलेज कर रहे हैं, तो टिलेज 2 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि किस समय में हम टिलेज कर रहे हैं। तो 2 टाइप्स के टिलेज बन जाती हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास प्रिपरेटरी टिलेज, एक होता है हमारे पास आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपरेटरी टिलेज का नाम से अर्थ समझ में आ रहा है। प्रिपरेटरी टिलेज का मतलब जब हम सीड बेड प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे जो हम करेंगे शुरुआत में, वो प्रिपरेटरी टिलेज होगी। और आफ्टर कल्टीवेशन का मतलब है कि जब हम प्रॉपर कल्टीवेशन कर चुके हैं, यानी हमने सीड सोइंग कर चुकी है, सीड सोइंग हो चुकी है, उसके बाद हमारी क्रॉप्स जो है ग्रो हो गई है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में जो हम ऑपरेशन करते हैं टिलेज ऑपरेशन, दे आर नोन एज आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपरेटरी टिलेज की अगर बात करें तो सोइंग से पहले जितने भी हो रहे हैं प्रिपरेटरी टिलेज होंगी। ये भी अपने आप में दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, प्रिपरेटरी वाले भी, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज में क्या होता है कि प्राइमरी टिलेज में हम सीड सोइंग से पहले जो भी ऑपरेशन करते हैं वो हमारे प्राइमरी टिलेज में काउंट होता है। तो प्राइमरी टिलेज में हमारे जो मेन इम्प्लीमेंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास, क्या क्या आता है, हमारे जो प्लो होते हैं, जैसे मोल्ड बोर्ड प्लो, एम्बी प्लो, डिस्क प्लो, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट होता है ना कंट्री प्लो, देसी प्लो जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा प्राइमरी टिलेज में यूज़ हो जाता है।
और जो सेकेंडरी टिलेज होता है इसमें हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, सीड की सोइंग जो होती है ना, सोइंग ऑपरेशन जो होता है वो भी हमारा सेकेंडरी टिलेज होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, उस वहाँ पे बर्न्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे इसमें आते हैं। तो बंड फॉर्मर जो होता है वो हमारा सेकेंडरी टिलेज का ऑप्शन में आता है, ठीक है। सेकेंडरी टिलेज, प्रिपरेटरी का जो सेकेंडरी वाला है उसके अंदर आता है हमारा बंड फॉर्मर। इसके अलावा जब हम लैंड को लेवल करते हैं, लैंड लेवलर, तो लेवलर भी हमारा सेकेंडरी में आता है। इसके अलावा सीड सोइंग भी हमारा सेकेंडरी है। और जितने भी हैरोज़ होते हैं हमारे पास, हैरोज़ भी हमारे सेकेंडरी में आते हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है, सही वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2, दैट इज़ सेकेंडरी टिलेज। बंड फॉर्मर जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं, बंड फॉर्मर हम यूज़ करते हैं बंड्स बनाने के लिए, और बंड्स बनाना एक अपने आप में सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन का अंडर आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी टिलेज। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करें, ठीक है। कमेंट अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी कि क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा इम्प्लीमेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं दोनों में, प्राइमरी टिलेज में भी एंड सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में भी। क्वेश्चन ये है आपका कि कौन सा इम्प्लीमेंट है जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, लाइक प्राइमरी टिलेज में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मोल्ड बोल प्लो, डिस्क प्लो, कंट्री प्लो, और एक होता है चैसल प्लो, ये हम प्राइमरी में यूज़ करते हैं। सेकेंडरी टिलेज में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी टिलेज में हम यूज़ करते हैं हैरो, जैसे डिस्क हैरो, कल्टीवेटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा बंड फॉर्मर, ये हम सेकेंडरी में यूज़ करते हैं, बंड फॉर्मर, लैंड लेवलर, पडलर हो गया, रिजर, ठीक है। ये सब हम सेकेंडरी में यूज़ करते हैं। लेकिन आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इम्प्लीमेंट है जो प्राइमरी में भी यूज़ होता है और सेकेंडरी में भी यूज़ होता है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंड फॉर्मर हम यूज़ करते हैं कहाँ, ये हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी टिलेज में। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट टिलेज। तो ये भी टिलेज से ही क्वेश्चन है अगेन। तो क्वेश्चन है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है टिलेज के बारे में, करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी रिड्यूस वीड्स। तो अभी हमने देखा कि इसका टिलेज का ऑब्जेक्टिव होता है वीड्स को रिड्यूस करने का, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इंक्रीज द सॉइल पोरोसिटी। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछना है, ये मेरी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। आपको इनकरेक्ट बताना है गलत क्या है, क्योंकि सही तो बहुत सारी हैं, गलत एक ही होगी। तो आपको गलत स्टेटमेंट जो है, फॉल्स स्टेटमेंट या बोल सकते हैं इनकरेक्ट, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, रिड्यूस वीट प्रॉब्लम, यस ऑफ कोर्स अभी हमने देखा कि टिलेज हम करते हैं इसलिए कि ताकि वीड्स की प्रॉब्लम कम हो। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन हाँ आप समझ गए होंगे, आई होप सो। करेक्ट नहीं बताना, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। आगे चलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट है इंक्रीज सॉइल पोरोसिटी। सो ऑब्वियसली बात है, जब हम सॉइल को टर्न करते हैं ना टिलेज में, हम क्या करते हैं, सॉइल का फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं, यानी उसकी टर्निंग करते हैं, उसको उलट पुलट कर रहे हैं। तो जब आप सॉइल को टर्न करोगे तो ऑफकोर्स उसमें पोर्स बढ़ जाएंगे, उनमें पोर्स का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, तो पोरोसिटी ओवरऑल बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इंक्रीज द बल्क डेंसिटी। अब आप खुद सोचो, सॉइल को जब टर्न कर रहे हो उसमें पोर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पोर्स बढ़ेंगे तो डेंसिटी तो घट जाएगी ना। तो ये कह रहा है कि इंक्रीज डेंसिटी, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये इनकरेक्ट है। बल्क डेंसिटी कम हो जाती है, याद रखना, आपको टिलेज करते वक्त हमेशा बल्क डेंसिटी कम होती, इंक्रीज नहीं होती है। फोर्थ स्टेटमेंट है इंक्रीज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, तो ये भी करेक्ट है। जब भी हम टिलेज कर देते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो क्वेश्चन था आपका इनकरेक्ट का, गलती से मैंने यहाँ करेक्ट टाइप कर दिया, इट इज़ माई टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन में आप करेक्ट सही कर लो कि यहाँ पे करेक्ट नहीं बताना, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो आपके सामने ही दिख रहा है आपको थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, टिलेज में हम क्या करते हैं, फिजिकल सॉइल का फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं। ओके, पोरोसिटी जो होती है टिलेज में, आप याद रख लो, टिलेज करते टाइम पे जो पोरोसिटी है वो इंक्रीज़ करती है, पोरोसिटी इंक्रीज़ करती है।
पोरोसिटी इंक्रीज करती है प्लस हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन बल्क डेंसिटी जो होती है, बल्क डेंसिटी घट जाती है, कम हो जाती है, प्लस सॉइल का जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी वो भी घट जाती है, कम हो जाती है। तो टिलेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स बना लो एक जगह अच्छे से पिन पॉइंट करके। टिलेज के टाइम पे पोरोसिटी बढ़ रही है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं बल्क डेंसिटी और सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी ये रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आपका ये हो जाएगा बल्क डेंसिटी इंक्रीज, बल्कि जबकि बल्क डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है बल्क डेंसिटी। तो ये तो आपका राइट आंसर हो गया। Now we move on next question. Okay, next question is also very important. Question is among the following, among which of the following crops endosperm is absent? Sorry, endosperm is present. इन चारों क्रॉप में से एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, किस क्रॉप में है प्रेजेंट है वो आपको देखना है। तो लेट्स सी, ऑप्शंस हैं हमारे पास चिकपी, मेज, लेंटिल, थायरस। इनको समझने से पहले आपको समझना होगा कि आपको दो टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, आपको पता होगा दो टाइप के सीड्स होते हैं, दो टाइप के क्रॉप्स कुछ भी बोलो। एक होता है हमारे पास मोनोकॉट और एक होता है हमारे पास डाइकॉट। ओके, अभी जो मोनोकॉट और डाइकॉट हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ सीड्स, ठीक है। वैसे तो लीव्स ओवरऑल जो प्लांट्स होते हैं उसकी रूट्स में भी अंतर होते हैं, लेकिन हम जो डिफरेंस पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, सीड में क्या अंतर है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट के जो सीड्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है, ये हमें थोड़ा इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो मोनोकॉट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड में एम्ब्रियो होता है। यस, ओके, मोनोकॉट के अंदर एम्ब्रियो होता है, यस। डाइकॉट के अंदर होता है, तो यस ऑफकोर्स डाइकॉट के अंदर एम्ब्रियो होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स जिसको हम स्कूटैलम भी बोलते हैं, ठीक है। कॉटिलिडन्स और स्कूटैलम एक ही है। मोनोकॉट में मोनो का मतलब एक है, तो यहाँ पे एक कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है। डाइकॉट में दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस जो यहाँ पे बनता है दैट इज़ एंडोस्पर्म का। मोनोकॉट्स के सीड्स जो होते हैं ना, एक्चुअली उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है, तो एम्ब्रियो को क्या चाहिए, एम्ब्रियो को फूड चाहिए होता है। अब मोनोकॉट के केस में जो होता है सीड्स कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, रफली स्ट्रक्चर है, ऐसी कुछ होता है, ठीक है। तो मोनोकॉट के अंदर एम्ब्रियो भी दिखाई देगा आपको, कॉटिलिडन एक ही होता है, और एंडोस्पर्म दिखाई देगा आपको, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म का मेन काम क्या होता है, अच्छा एंडोस्पर्म का जो मेन काम होता है ये क्या होता है, ये फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को ताकि एम्ब्रियो ग्रो हो जाए। तो एंडोस्पर्म का मेन काम होता है टू प्रोवाइड द फूड टू द एम्ब्रियो फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है। तो मोनोकॉट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। बात करें डाइकॉट की, डाइकॉट में देखो, डाइकॉट के अंदर एम्ब्रियो है, दो कॉटिलिडन्स हैं। अब यहाँ पे दो कॉटिलिडन्स हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो डाइकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो दो हैं ये कॉटिलिडन्स होते हैं, ये दोनों कॉटिलिडन्स हैं, ये वाला और ये वाला कॉटिलिडन होता है। दो कॉटिलिडन्स हैं यहाँ पे, तो ये दोनों कॉटिलिडन्स एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये दो कॉटिलिडन्स काफ़ी हैं फूड प्रोवाइड कराने के लिए, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट नहीं रहता, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये दैट इज़ नो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट सीड्स, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स, ये हम सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लियर होना चाहिए आपको। मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर दोनों में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यस। कॉटिलिडन्स का यहाँ पे अंतर है, मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन है, डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलिडन्स हैं। मोनोकॉट के अंदर क्योंकि एक ही कॉटिलिडन है तो एम्ब्रियो को फूड तो पहुंचाना होगा, तो उसके लिए एंडोस्पर्म होता है यहाँ पे अलग से। डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलिडन्स हैं तो फूड तो ये कॉटिलिडन्स मिलके पहुंचाई देंगे, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म की नीड नहीं है। तो डाइकॉट के केस में एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। तो होप्स तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आपको इसका आंसर भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है,
एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट होगा, जो भी डाइकॉट होगा उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी हमने देखा डाइकॉट के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है और जो मोनोकॉट्स होंगे मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। तो देख लो आप मोनोकॉट है कौन कौन मोनोकॉट है इनमें से, चिकपी मोनोकॉट है, नो। मेज मोनोकॉट है, यस। लैंटिल मोनोकॉट है, नो। लथाइरस मोनोकॉट है, नो। ये तो डाइकॉट है। तो मोनोकॉट कौन है, मेज। मेज हमारा मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट के अंदर तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज मेज। ठीक है, मेज मेज हो गया। और प्लस जितने भी मोनोकॉट होते हैं, लाइक हमारे सीरियल्स जितने भी हैं ना, सीरियल्स तो सबके सब हमारे पास मोनोकॉट ही होते हैं, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, ओट, मेज, ये सब हमारे मोनोकॉट होते हैं। मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मोनोकॉट के अंदर क्या क्या होता है, मोनोकॉट के अंदर एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है और एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है। डाइकॉट के अंदर क्या होता है, डाइकॉट के अंदर एम्ब्रियो होगा और 2 कॉटिलेडन्स हैं, दैट इज। यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं है, जबकि मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन अकर्स इन क्रॉप्स। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, चारों के अंदर 3-3 क्रॉप्स दे रखी हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में होता है। ठीक है, ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपने एक बार नज़र डाल ली हुई 4 ऑप्शंस में कि क्या क्या क्रॉप्स वहाँ पे मेंशन है। हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में होता है, ये आंसर देने से पहले हमें जर्मिनेशन समझना होगा कि कितने टाइप्स के जर्मिनेशन होते हैं। तो जर्मिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आपके सामने मेंशन है हाइपोजियल, पूछा गया है क्वेश्चन में, दूसरा है एपीजियल। तो 2 तरह के जर्मिनेशन होते हैं, हाइपोजियल एंड एपीजियल। एक होता है हमारा एपीजियल और एक है हमारा हाइपोजियल। ओके, दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले तो आप देख लो। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जो अंतर होता है वो बेसिकली होता है कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो बाहर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर कॉटिलेडन्स बाहर आया तो वो होगा हमारा एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन के केस में क्या होता है कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो सॉइल सरफेस के बाहर आ जाते हैं, अबव सॉइल सरफेस। एपी का मतलब होता है ऊपर, तो एपीजियल के केस में जो कॉटिलेडन्स हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद वो फंक्शन करते हैं एज लीव्स। फर्स्ट लीव, सबसे पहला जो पत्ता बनेगा वो एपीजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलेडन्स बाहर आता है ना वही बन जाता है। तो एपीजियल जर्मिनेशन आपको ध्यान रखना, एपीजियल जर्मिनेशन में मिट्टी से बाहर आएगा कॉटिलेडन। हाइपो का मतलब है अंदर, तो यहाँ पे जो कॉटिलेडन्स है वो मिट्टी के बाहर नहीं आते, वो सॉइल में रहता है, मिट्टी के अंदर ही रहेगा। कॉटिलेडन्स मिट्टी के अंदर है तो हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। अब एग्जाम्पल्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल मतलब तो आप समझ के हाइपोजियल का मतलब क्या है, एपीजियल का मतलब क्या है। एपीजियल जर्मिनेशन के केस में कॉटिलेडन्स ज़मीन के बाहर आ जाएगा, सॉइल सरफेस के ऊपर आएगा, दैट इज एपीजियल। सॉइल सरफेस के अंदर ही कॉटिलेडन रहेगा, हाइपोजियल। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार नज़र डालते हैं एपीजियल जर्मिनेशन के एग्जाम्पल्स पे। तो एपीजियल जर्मिनेशन में हमारी आती हैं सारी खरीफ की पल्सेस, जितने भी खरीफ की पल्सेस हैं ना वो सब एपीजियल जर्मिनेशन में आती हैं। बट द क्वेश्चन इज़, क्या सबकी सब आती हैं? नो, एक्सेप्ट वन, दैट इज़ अवर अरहर। अरहर की जो दाल है, अब आप सोचेंगे अरहर की दाल तो खरीफ में ही आती है, ठीक है, बट ये एक्सेप्शन है। और यहीं जो चीज़ एक्सेप्शन बन जाती है ना, क्वेश्चंस आने के चांसेस वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आपको अभी ध्यान होना चाहिए, एपीजियल जर्मिनेशन के केस में जो कॉटिलेडन्स हैं वो ज़मीन के ऊपर आ रहे थे। एग्जाम्पल्स में सारी खरीफ की पल्सेस आती हैं एक्सेप्ट अरहर। अरहर में एपीजियल जर्मिनेशन नहीं होता, अरहर में होता है हमारा हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्वेश्चन में आपसे हाइपोजियल पूछा गया है, ठीक है, तो अगर आपको गैस लगाना है, तुक्का मारना है, तो आप देख लो चारों ऑप्शंस में अरहर कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम पहले हाइपोजियल को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन के केस में जो कॉटिलेडन्स थे वो ज़मीन के अंदर नहीं, मतलब ज़मीन के अंदर ही था, बाहर नहीं निकला था, ज़मीन के बाहर नहीं आ रहा था, इट रिमेन इनसाइड द सॉइल। एग्जाम्पल इसके भी इंपॉर्टेंट हैं। अब एग्जाम्पल सिंपल है, आप बना लो। देखो, एपीजियल में सारी खरीफ की पल्सेस आ रही थी, तो हाइपोजियल में सारी रबी की पल्सेस आ जाएंगी, जितनी भी हमारे पास रबी पल्सेस हैं। बट द क्वेश्चन इज अगेन कि सारी रबी पल्सेस हैं? नो, एक्सेप्ट फ्रेंच बीन। एक्सेप्ट फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन क्या है? तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं राजमा। फ्रेंच बीन यानी राजमा जो है तो ये रबी सीज़न की पल्स,
लेकिन इसमें हमारा होता है एपीजियल जर्मिनेशन, उल्टा कर देना आपको, ठीक है। जितनी भी खरीफ की पल्सेस हैं उसमें एपीजियल जर्मिनेशन होगा एक्सेप्ट अरहर, अरहर में हाइपोजेल है। और हाइपोजेल की बात करें तो हाइपोजेल के जर्मिनेशन में हमारी सारी रबी पल्सेस आएंगी एक्सेप्ट फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन में एपीजियल जर्मिनेशन होगा। इसके अलावा हाइपोजेल में हमारे सीरियल्स भी आ जाते हैं, अनाज वगैरह जो हम खाते हैं सीरियल्स, या और जो हमारी ग्रासेस होती हैं, ठीक है, वो सब हमारे हाइपोजेल जर्मिनेशन के पार्ट में आते हैं। तो इतना डिटेल पढ़ने के बाद आई होप सो आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन देखो अभी हमने देखा कैसी पल्स है। सो फ्रेंच बीन इज़ अ, तो अभी हमने देखा कि फ्रेंच बीन जो है एक रबी सीज़न की पल्स है, और रबी सीज़न की पल्स तो हमारे आ रहे थे हाइपोजेल में, लेकिन फ्रेंच बीन को छोड़ के। तो फ्रेंच बीन में हाइपोजेल नहीं, फ्रेंच बीन में हमारे राजमा में एपीजेल होता है। राइस, मेज़, ये दोनों सीरियल्स हैं। सीरियल्स में अभी मैंने आपको बताया कि रबी की पल्सेस और सीरियल्स ग्रासेस में हाइपोजेल है। तो राइस, मेज़ हमारे सीरियल्स हैं, तो इसमें हमारा हो गया हाइपोजेल। और क्वेश्चन तो आपसे हाइपोजेल ही पूछ रहा है, तो राइस मेज़ तो ठीक है, बट ये फ्रेंच बीन ने काम गड़बड़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाओ। लेंटिल, मसूर, मसूर की दाल कैसी है, रबी सीज़न की है। रबी सीज़न की तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर रबी सीज़न है, तो ये हमारा हाइपोजियल है। अरहर दाल है, कौन से सीज़न की, अरहर जो है खरीफ सीज़न की है, खरीफ वाली, ठीक है। और खरीफ की पल्सेस हमने कहाँ पढ़ी थी, खरीफ हमने पढ़ा था एपीजियल, लेकिन अरहर को छोड़ के। खरीफ की पल्सेस में एपीजियल जर्मिनेशन है, बट अरहर को छोड़ के। तो अरहर के अंदर क्या होगा, अरहर हमारी होगी हाइपोजियल। ग्राउंडनट, मूंगफली, अगेन पल्स है। मूंगफली किस सीज़न की है, आपको ना सीज़न पता होना चाहिए कि कौन रबी है कौन खरीफ है। तो ग्राउंडनट जो है मूंगफली, ये हमारे आती है, इट कम्स अंडर खरीफ, खरीफ की पल्स है। खरीफ वाले अगेन खरीफ किस में आ रहा है हमारा, एपीजियल में। तो अगेन यहाँ पे आपको हाइपोजियल पूछा गया, तो अभी ग्राउंडनट आ गया, ग्राउंडनट तो एपीजियल है, तो अगेन इसकी वजह से काम गड़बड़ हो गया। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, चिकपी। चिकपी बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इंटर की नंबर 1 पल्स क्रॉप में आती है चिकपी, ठीक है, चना जिसको बोलते हैं। तो चना, चिकपी किस सीज़न की है, चिकपी हमारी है रबी सीज़न, और रबी सीज़न वाली आती है हमारी अगेन हाइपोजियल। राइस और वीट, ये तो दोनों सीरियल्स हैं। सीरियल्स अभी भी मैंने आपको बताया सीरियल्स भी हमारे हाइपोजेल में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे तीनों हाइपोजेल के मिल गए हमको, और ऑप्शन जो 3 है ये तीनों हाइपोजेल है, यानी चिकपी भी हाइपोजेल है, राइस हाइपोजेल है, वीट में भी हाइपोजेल है। तो क्वेश्चन में आपसे हाइपोजेल तो पूछा, तो यानी ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अब एक बार ये राइट आंसर हो गया, एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राउंडनट, ये तो अभी हमने देखा हाइपोजेल में आता है, सॉरी एपीजेल। ग्राउंडनट खरीफ सीज़न है, खरीफ एपीजेल। अरहर है तो खरीफ, बट एक्सेप्ट अरहर, सब खरीफ हाइपोजेल एपीजेल में आती हैं, अरहर हमारी हाइपोजेल में आएगी। ग्रासेस ये भी हमारी हाइपोजेल में, तो यहाँ पे ग्राउंडनट तो एपीजेल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका चिकपी, राइस, व्हीट, ये आपका हाइपोजेल है। होप्स आपको थ्योरी भी यहाँ पे क्लियर होती जा रही होगी क्वेश्चन के साथ साथ। अगेन मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। डिफरेंस में आप समझ के होगी, एपीजेल में ज़मीन के अंदर ही रहेगा, और हाइपोजेल मतलब सॉरी एपीजेल का मतलब ज़मीन के बाहर आना, और हाइपोजेल ज़मीन के अंदर रहना। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। एपीजेल में हमारी सारी खरीफ की पल्सेस आ रही थी एक्सेप्ट अरहर, और हाइपोजेल में हमारी सारी रबी की पल्सेस आती हैं एक्सेप्ट फ्रेंच बीन, और प्लस हमारे सीरियल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो खरीफ वाला जो है ये हमारा एपीजेल है, और जो रबी पल्सेस हैं ये हमारी हाइपोजेल में आता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्थोडॉक्स सीड्स। इनमें से कौन हमारे ऑर्थोडॉक्स सीड्स हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन में दो क्रॉप्स के नाम बता रखे हैं, और चौथा ऑप्शन तो आपके पास ऑल द अबव है, क्या सभी, ठीक है। तो इन सब का आंसर देने से पहले अगर आपको ऑर्थोडॉक्स सीड्स की नॉलेज है तो आपको वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं पता ऑर्थोडॉक्स सीड्स क्या हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स के बारे में। 2 टाइप के सीड्स होते हैं, एक होता है हमारा ऑर्थोडॉक्स, एक होता है हमारा रिकैल्सिट्रेंट। आर है ये, दैट इज आर।
रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सीड्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड दो टाइप के सीड्स होते हैं। ये दो टाइप के जो सीड्स हैं ये हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वायबिलिटी टाइम, कि वायबिलिटी टाइम कितना रहेगा। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स जो होते हैं कि लंबे टाइम तक वायबल रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक ये वायबल रहते हैं, इनकी वायबिलिटी टाइम लंबे टाइम तक रहता है। जबकि रिकैल्सिट्रेंट सीड्स का जो वायबिलिटी टाइम है ये बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। इतना ही अंतर है दोनों में, और ज़्यादा चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं, इतना ही आपके लिए सफिशेंट है। तो ऑर्थोडॉक्स में आपको ध्यान रखना है ऐसे सीड्स जिनकी वायबिलिटी बहुत लंबे टाइम तक रहती है, दैट दे आर नोन एज ऑर्थोडॉक्स सीड्स, और रिकैल्सिट्रेंट सीड्स जिनकी वायबिलिटी टाइम बहुत कम टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड्स में हमारे कौन कौन से सीड्स आते हैं, सीरियल्स प्लस पल्सेस। ठीक है, जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, अनाज हैं, पल्सेस यानी दालें हो गई, तो इन सब के सीड्स जो होते हैं ऑर्थोडॉक्स होते हैं। या इनके जो सीड्स हैं इनको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने की कंडीशन होती है यहाँ पे लो टेम्परेचर। अगर हम कम तापमान में लो टेम्परेचर में सीरियल्स के, पल्सेस के बीज को रखें तो ये लॉन्ग टाइम तक वायबल रहते हैं, दैट इज़ दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड्स। रिकैल्सिट्रेंट सीड्स की जो सीड वायबिलिटी बहुत कम टाइम की रहती है, यानी अगर हम कम टेम्परेचर में भी इनके सीड्स को रखें तो इनके सीड्स ज़्यादा लंबे टाइम तक वायबल नहीं रहेंगे। इसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं फ्रूट्स, जितने भी हमारे फ्रूट्स क्रॉप्स होते हैं, एग्जांपल हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो, लीची, इनकी जो सीड्स होते हैं लंबे टाइम तक वायबल नहीं रहते, तो ये हमारे रिकैल्सिट्रेंट हो गए। और ऑर्थोडॉक्स का मतलब कि जो लंबे टाइम तक वायबल हैं, अगर उनको लो टेम्परेचर में रखो तो लंबे टाइम तक चल जाएंगे। इसमें सीरियल और पल्सेस आ गए। तो होप सो अगर आप ऑप्शन की तरफ नज़र डालो तो आपको ईजिली इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम हमारे पास राइस, बार्ले। देखो राइस और बार्ले दोनों सीरियल्स हैं तो किस में आ रहे हैं, हमारे ऑर्थोडॉक्स के अंदर आएंगे। क्वेश्चन हमसे ऑर्थोडॉक्स ही पूछा है तो ये भी हमारा ऑर्थोडॉक्स है। दूसरा ऑप्शन है वीट, ओट। वीट भी सीरियल है, ओट भी सीरियल, तो ये भी ऑर्थोडॉक्स है। ग्राम यानी चना, वही चिकपी, तो चिकपी पल्सेस है, पल्सेस भी ऑर्थोडॉक्स में आती हैं। ओके, पी यानी मटर, मटर पल्सेस है, पल्सेस में आता है, पल्सेस है तो ऑर्थोडॉक्स है, ये भी हमारा ऑर्थोडॉक्स हो गया। सभी ऑप्शन हमारे ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी ऑप्शन 4 ऑल द अबव ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप होप्स आपको ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट का डिफरेंस समझ में आया होगा और ऑप्शंस भी यहाँ पे क्लियर होंगे। तो जो क्वेश्चन बनते हैं ना एक्चुअली में ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी आपने पीछे देखा हाइपोजेल, एपिजेल, ऑप्शंस अगर आपको याद हैं और साथ में प्लस उनके एक्सेप्शन भी याद हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि सीधा सीधा तो नहीं पूछा गया क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी इनडायरेक्ट तरीके से आपसे कुछ पूछना चाह रही है, और लैंग्वेज क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है द क्रॉप्स विच आर 70% सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसी क्रॉप जिनमें 70% सेल्फ पॉलिनेशन है और 5 से 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है। ठीक है, आगे है कि विच क्रॉप इज़ बेस्ट सूटेड टू दिस कैटेगरी ऑफ पॉलिनेशन। इस तरह की पॉलिनेशन में कौन सी क्रॉप बेस्ट सूटेड, मतलब इन चारों में से कौन सी क्रॉप जो है इस कैटेगरी के पॉलिनेशन में आती है। ऑप्शंस हैं सोयाबीन, मेज़, कैबेज, ब्रिंजल। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है तो ये बात कर रहे हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन की। 3 टाइप्स की पॉलिनेशन आपने सुना होगा। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, और एक हमारे पास ऑफन क्रॉस, सेल्फ क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेशन। 3 तरह के पॉलिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो ओपन क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन में तो आपको पता है एक ही टाइप के सेम फ्लावर्स में ही पॉलिनेशन हो गया। अगर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। और ऑफन क्रॉस मतलब यही 70% सेल्फ पॉलिनेशन है और 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो उस क्रॉप को हम बोलेंगे कि वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो यहाँ पे आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड का एग्जाम्पल कौन है। क्या सोयाबीन है, मेज़ है, ब्रिंजल है, कैबेज क्या है। पहले ऑप्शन की अगर बात करें सोयाबीन, तो सोयाबीन हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। मेज़ की बात करें तो मेज़ हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड में आता है। कैबेज की बात करें तो कैबेज भी हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड में आता है।
मेज़, कैबेज दोनों क्रॉस पॉलिनेट हैं। सोयाबीन में होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, मेज़ और कैबेज में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बचा ब्रिंजल, यस ब्रिंजल ही इसका राइट आंसर है। ब्रिंजल में कौन सा पॉलिनेशन होता है? ऑफन, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब कि 70% तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ब्रिंजल हमारी एक ऐसी क्रॉप है जिसमें हमारा ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ब्रिंजल के अलावा बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिसमें ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। ब्रिंजल के अलावा ऑफन क्रॉस किस किस में होता है? सबसे पहले तो ऑफन क्रॉस क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑफन क्रॉस। 70% सेल्फ पॉलिनेशन और 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह की क्रॉप्स को हमने नाम दिया है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। इसके एग्जांपल्स कौन कौन हैं? एक तो हमारा हो गया ब्रिंजल, ब्रिंजल के अलावा चिल्ली, मिर्ची होती है, ठीक है। इसके अलावा और होते हैं हमारे कॉटन, कपास, ठीक है, कॉटन हो गई, अरहर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नाउ द वीडियो इज़ ओवर, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने अपने जो एक्सपीरियंस होता है उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।